हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं क्लास 9 की एसएसटी का आपका एग्ज़ाम है ना, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो मैं उनको एक बार बता दूँ कि देखिए, आप कोई भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं ना, मैंने एसएसटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है। तो आप चैनल का नाम लिखो एएससी स्टार्टर, उसके बाद एसएसटी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख दो, या एसएसटी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख के एएससी स्टार्टर लिखो, इजीली मिल जाएंगी। तो अब इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाद्री की प्रमुख विशेषता बताइए। हिमाद्री मतलब बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं। जो हमारा हिमालय ना, उसके तीन पार्ट है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो यहाँ पर हिमाद्री के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, मैं ब्रीफली बताऊंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने लैंग्वेज में बना बना के आप लिख देना। हिमालय की सबसे अधिक शतः श्रृंखला है, 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप बता देना, बर्फ के पहाड़ होते हैं, ठीक है, बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, ऐसे बना बना के इसमें लिख देना, ठीक है। आइडिया हो गया, बाकी पढ़ सकते हैं आप। फिर ये बोल रहे हैं कि मरुस्थल की विशेषता बताओ। आप मरुस्थल से जानती हैं, मतलब जहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती। तो मरुस्थल के बारे में पूछ रहे तो आप बता देना कि राजस्थान में, भारत में मरुस्थल पाए जाते हैं, और यहाँ पर बारिश जो है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। वनस्पति बहुत कम है, यहाँ पर कांटेदार वृक्ष वगैरह पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। लूनी नदी यहाँ पर बहती है, ठीक है। यहाँ पर टीले बहुत ज़्यादा है। अपनी लैंग्वेज बना के बोल देना, ठीक है। फिर ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में क्या अंतर है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है। तो आप बता देना, जो पूर्वी घाट है वो जो दक्कन का पठार है उसके पूर्व में है, और जो पश्चिम घाट है वो पश्चिम में है, ठीक है। और थोड़ा बहुत बताना चाहो तो बता सकते हो कि पूर्वी घाट जो है ना, उसके पूर्वी तट के समांतर आशुतोष श्रृंखला है इसमें, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की काट में, मतलब बंगाल की खाड़ी है ना जहाँ पर, वहाँ पर उधर की तरफ पड़ता है ये। पूर्वी घाट की जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है। और ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। और फिर पश्चिम घाट, तो पश्चिम घाट पश्चिम तट के समांतर शब्द शब्द नहीं है, समांतर श्रृंखला है, ठीक है। और जिसमें केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है, मतलब इसमें गहराइयां बहुत होती है, दर्रे होते हैं, वहां से पार किया जाता है। एवरेज याद रखो, यहाँ 900 से लेकर 1600 मीटर तक ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है, दक्षिण की ओर जो जा रही है। फिर अनायमुड़ी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है इसका, ठीक है। ये मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, वो ज़्यादा डिटेल से समझा रखी है, अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है। देखो, पूरा जो वर्ल्ड है ना, उसमें जो ना टाइम जो बनाया गया ना, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हर कंट्री ने अपना रखी है, क्योंकि पूरी धरती गोल होती है, तो अलग अलग सूरज की अलग अलग जगह अलग अलग पड़ेगी ना। तो एक वैल्यू को पूरे वर्ल्ड के लिए डिसाइड कर लिया गया, तो वही जो है भारत ने भी अपना रखा है। तो भारत ने जो देशांतरी विस्तार है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक अपना रखा है। ये वैल्यू इसलिए आई क्योंकि भारत पता है किसको फॉलो करता है, 82.5 डिग्री। और ये जो ग्रीनविच है ना, तो वहां से भारत जो है ना ईस्ट में पड़ता है। तो भारत लगभग 5.5 घंटे जो है वो आगे चल रहा है। तो जैसे एक रेखा को पार करना होता है ना, तो 4 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे ना, तो एग्जाम में पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है सूरज निकलने का। बोलना कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है उसमें लगभग 30 रेखाएं हैं। तो अब 30 रेखाएं हैं, तो एक रेखा को पार करने में जो है 4 मिनट लगते हैं। तो 30 × 4 कितने हो गए, 120 मिनट, इसलिए 2 घंटे का गैप आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा मानव समय की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि सही समय रहे, कंफ्यूजन ना रहे, और इधर से उधर जैसे हम कहीं जा रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई और समय है तो हम मानव समय के हिसाब से तय कर पाएंगे कि हम
उससे आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल अभी दे दो। फिर हिंद महासागर में भारत की केंद्र स्थिति का क्या लाभ है? देखो, जो इंडियन ओशन है ना, वो एक सेंटर प्रोवाइड करता है। कैसे? भारत एक तरह से सेंटर में आ जाता है। पता है इससे क्या फायदे हैं? हम जो दूसरे जो पश्चिम एशिया या यूरोप के देश है उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं, व्यापार कर पाते हैं। और यहाँ पर समुद्र की बाउंड्री आ जाती है, तो विदेशी देशों से हमारी जो है हेल्प हो जाती है। और समुद्र है तो इसलिए हमें वहाँ पे नवरत्न या जो भी कीमती धातु वगैरह है वो हमें समुद्र से आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो ये भी आप अपनी लैंग्वेज बना बना के लिख सकते हैं, बाकी पढ़ भी सकते हैं। फिर यह प्राचीन काल से भारत के विभिन्न देशों से संपर्क के कारण बताओ, मतलब विश्व से भारत क्यों जुड़ा हुआ है? अब बोला कि प्राचीन समय से ही हम उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां दूसरे देशों तक पहुंचाते रहे हैं। भारत ने दक्षिण प्रणाली पूरी दुनिया को दिया है। मसाले, मलमल, कपड़ा भी विश्व के से भारत से ही विश्व के पास गया है। और भी बहुत सारी वस्तुएं जो है हमने विश्व को भेजी है, और विश्व से हमारे देश में बहुत सारी वस्तुएं आई हैं। जैसे ईरान की स्थापत्य कला, मूर्तियां, डिजाइन वगैरह बहुत से हमें विदेशी देशों से जानने को मिले हैं। वास्तुकला, मीनारों के डिजाइन, ये सब हमें विदेशों से मिले हैं। तो इसलिए प्राचीन समय से ही भारत विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। फिर यह हिमालय की नदी और प्रायद्वीप नदियों में क्या अंतर होता है? तो आप अपनी लैंग्वेज बना के बोल दो। हिमालय की नदी हमेशा बहती रहती है, प्रायद्वीप की नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता। हिमालय की नदियों में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आती है। प्रायद्वीप की नदियों में नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आती है। हिमालय की नदियाँ बहुत बड़ी विशाल होती है, बहुत से क्षेत्र को सींचती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ इतनी बड़ी नहीं होती, जो ये ज़्यादा क्षेत्र को भी नहीं सींचती हिमालय की नदी की तुलना में। फिर ये कह रहे हैं, नदियों का क्या महत्व है? आप अपनी लैंग्वेज बता सकते हैं। नदियाँ किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लोगों को रोजगार प्रदान करती है, ठीक है, यातायात के साधन के रूप में प्रयोग होते हैं, जीवन दायनी है, वो जल प्रदान करते, पीने का पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, नदियों के फायदे तो अपने आप बता देना। अगर इसकी जगह झील के फायदे आ जाए तो भी बता देना। ऐसे ही गंगा नदी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं? आप बोल देना भारत की सबसे लंबी नदी है, 25। ये लंबाई यहाँ पे सही मेंशन नहीं की गई, तो आप ये इसे रहने दो, ये आप बुक में से मेंशन करना, 2500 किलोमीटर होगा। और ये बता देना कि गंगा की जो सहायक नदी कौन सी है? गंडक है, कोसी है, घाघरा है, यमुना, कोमा लगा लेना। गंगा नदी के बारे में पूछा, बहुत कुछ जानते होंगे। हिमालय से निकलने वाली गंगोत्री स्थान से निकलती है, उत्तरी पूरे विशाल मैदानों को जल प्रदान करती है, लोगों का रोजगार प्रदान करती है, नौका के रूप में यूज की जाती है, यातायात के साधन के रूप में व्यापार करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है ये प्रवाहित कर देते हैं, मतलब उसमें समाहित हो जाती है। और हिमालय भारत के लिए वरदान कैसे? आप बोलना हिमालय है तो उत्तर भारत से जो शीत हवाएं आती हैं उससे भारत की रक्षा होती है। नहीं तो दिल्ली तक पूरी बर्फ ही बर्फ जमती, तो हमारे पास गेहूं चावल जैसे जो इतनी अच्छी खाद्यान्न फसलें हो पाती हैं यूपी में, बिहार में, ये सारा इलाका जो है फिर हरियाणा में, पंजाब में तो बर्फ से ढका होता, तो हम इन चीज़ों से हमें फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ता। और हिमालय है तो लोगों को रोजगार प्रदान होता है, हिमालय है तो जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, हिमालय है तो उससे हमें नदियाँ प्राप्त हुई हैं जो पूरा साल पानी प्रदान करती हैं, और बना बना के बता सकते हैं। तो इतना ही था, मैंने ब्रीफली आपको समझाया है। आपका सपोर्ट रहा, मैं बहुत सारी वीडियोस ले आऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या कमी कैसे लगी, जो भी आपकी राय हो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।